हवेली के सहन में लगे पुराने नीम के दरख्त से पीले पत्ते गिर गिर कर कच्ची मिट्टी को छू रहे थे। शाम की खुनकी धीरे धीरे फिजा में फैल रही थी और आका अपने दोपट्टे के पुलों से हाथ पोंछती हुई बावर्ची खाने से बाहर निकली। इसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सा सुकून और इंतजार की लकीर थी। आज हवेली में गैर मामूली चहल पहल थी। रंग बिरंगी लाइटें लग रही थीं और दादी जान ऊंची आवाज में मुलाजमों को हिदायत दे रही थी। आखिरकार 12 साल बाद फहम वापस आ रहा था। आका धीरे जरा उधर तो आ, दादी जान ने ऐसे पुकारा। आका जल्दी से उनके पास पहुंची। जी दादी जान। बेटा, फहम अब जवान होकर विलायत से पढ़कर वापस आ रहा है। वो तेरा शौहर है। बचपन का निकाह है तो क्या हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपने इस रिश्ते को पहचानो। मैं चाहती हूं कि जब वो हवेली में कदम रखे तो संदल के रंग का वो सूट पहने जो मैंने तेरे लिए खास तौर पर सिलवाया है। दादी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। आका का दिल एक जोर से धड़का। फहम, ये नाम उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, लेकिन इस नाम के साथ जड़ी शख्सियत अब इसके लिए बिल्कुल अनजान बन चुकी थी। बचपन की चंद धुंधली यादें थीं जब वो दोनों मिट्टी के घरौंदे बनाते थे और फहम हमेशा उसके बनाए हुए घरों को तोड़ दिया करता था। और फिर एक दिन बड़ों ने इन दोनों को एक कमरे में बिठाकर कबूल है कहलवा दिया था। इसके बाद फहम पढ़ने शहर गया और फिर वहां से सीधा लंदन। आका ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। सादा सा चेहरा, बगैर किसी बनाव सिंगार के, सर पर सलीके से टका हुआ दोपट्टा और आंखों में वही पुरानी सादगी। क्या वो फहम को पसंद आएगी? हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो जैसे पूरे खानदान के दिल की धड़कनें तेज हो गई। शोर मचा। शाह जी आ गए। फहम बेटा आ गया। आका धड़कते दिल के साथ दालान की ऊंट में खड़ी हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक तवील कामत, इंतहाई वजीहा नौजवान बाहर निकला। थ्री पीस सूट पहने, बालों को सलीके से सीट किए और आंखों पर महंगा चश्मा लगाए फहम किसी दूसरी ही दुनिया का इंसान लग रहा था। इसकी चाल में एक अजीब सा गुरूर और खुद एतमादी थी। इसने आगे बढ़कर दादी जान के पांव छुए और अपनी मां के गले लगा, लेकिन इसकी नजरें हवेली के दरो दीवार पर ऐसे घूम रही थी जैसे वो यहां खुद को बहुत अजनबी महसूस कर रहा हो। मेरा शेर बेटा आ गया, फहम के वालिद ने इसे गले से लगाया। जब सब लोग बैठक की तरफ बढ़े तो फहम की नजर अचानक दालान के सुतून के पीछे खड़ी आका पर पड़ी। आका ने घबराकर अपनी नजरें झुका ले और दुपट्टा मजीद आगे कर लिया। फहम के चेहरे पर एक नागवारी का तासुर उभरा। इसने दादी की तरफ देखकर धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, दादी जान, ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे हवेली में ये पुराने रस्म व रिवाज और ये देसी माहौल नहीं पसंद। और इसने आका की तरफ इशारा किया। ये कौन है? मुलाजमा है कोई? सन्नाटा छा गया। आका के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। इसके दिल पर जैसे किसी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया हो। मुलाजमा? 12 साल से जिस शख्स के नाम की माला वो जप रही थी, उसने इसे पहली नजर में मुलाजमा समझ लिया था। फहम, दादी जान की आवाज में सख्ती आई। तमीज से बात करो। ये आका है, तुम्हारी बीवी। फहम ने एक गहरा सांस लिया, अपनी पेशानी पर हाथ फेरा और तंजिया हंसी हंसा। बीवी? दादी जान, प्लीज बचपन के इस मजाक को अब खत्म कर। मैं 21वीं सदी का इंसान हूं, लंदन से बिजनेस डिग्री लेकर आया हूं। मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता जो अभी तक पिछली सदी में जी रही हो, जिसे बात करने का ढंग ना हो और ना ही जो मेरे मेयार के बराबर हो। फहम के अल्फाज हवेली के दरो दीवार से टकराकर गूंजे। आका की आंखों से एक गर्म आंसू टपक कर उसके संदल रंग के करते पर जा गिरा। इसकी इज्जत नफस पर पहला और सबसे गहरा वार हो चुका था। फहम के तल्ख और बेरहम अल्फाज ने जैसे हवेली के दरो दीवार पर जिमी बरसों की खामोशी को एक ही झटके में तोड़ दिया था।
दादी जान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आका की सास फहम की माँ नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। फहम, जुबान संभाल कर बात करो। आका इस घर की इज्जत है, तुम्हारे ताया साईं की निशानी है, दादी जान ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए जलाल में कहा। दादी जान, मैं सच कह रहा हूं, फहम ने अपने कोट के बटन खोलते हुए इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया। इज्जत अपनी जगह, लेकिन निकाह कोई गुड्डे गड्डी का खेल नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा मॉडर्न इंसान हूं। कल को मुझे बिजनेस पार्टीज में जाना है, फॉरेन क्लाइंट से मिलना है। आप खुद सोचें, क्या मैं इस देहाती लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिसे इंग्लिश का एक लफ्ज बोलना नहीं आता, जो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती। ये मेरे लिए एक जीते जी मजाक बन जाएगा। आका, जो दालान के सुतून के पीछे खड़ी थी, अब मजीद वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसके अपने वजूद से जैसे जान निकल रही थी। इसने अपने कानों पर हाथ रखे और तेज कदमों से भागती हुई हवेली की छत की तरफ निकल गई। वहां पहुंचकर तेज हवाओं के दरमियान इसके जब्त का बंधन टूट गया और वो घुटनों के बिल बैठकर फूट फूट कर रो दी। अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। अगर मुझे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला तो इसमें मेरा क्या गुनाह था? बड़ों ने मेरा निकाह किया, मैंने तो हमेशा इस रिश्ते का एहतराम किया। क्या सादा होना, हयादार होना गुनाह है? रात के अंधेरे में हवेली का माहौल इंतहाई कशीदा था। चौधरी साहब, फहम के वालिद ने फहम को अपने कमरे में बुलाया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? फहम, चौधरी साहब की आवाज धीमी लेकिन गरजदार थी। तुम्हारा और आका का निकाह शरई तौर पर हो चुका है, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं इस निकाह को नहीं मानता बाबा, फहम ने दूटोक अंदाज में कहा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं अभी और इसी वक्त वापस लंदन चला जाऊंगा और कभी लूट कर नहीं आऊंगा। आपको फैसला करना होगा। मेरी खुशी आई ये जबरदस्ती का रिश्ता। कमरे के बाहर से गुजरती हुई आका ने फहम की ये अल्फाज भी सुन लिए। इसके आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सा अज़्म और गुस्सा ले रहा था। तो मैं इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरती। मैं देहाती हूं, मेरे पास तालीम नहीं है। आका ने अपने बंद मुक्के को देखा। उसने तहैया कर लिया कि वो रू रू कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। वो फहम के सामने भीख नहीं मांगेगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी का राज था। फहम ने जैसे ही मेज पर कदम रखा, आका चाय की केतली हाथ में लिए वहां पहुंची। इसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार और संजीदगी थी। फहम ने इसे नजरअंदाज करते हुए काफी का मग उठाना चाहा, लेकिन आका ने खुद आगे बढ़कर खामोशी से इसके मग में काफी डाले। थैंक्स, फहम ने सपाट लहजे में कहा। आका ने गहरा सांस लिया। फहम की आंखों में बराह रास्त झांका। वो पहली बार फहम से यूं नजरें मिला रही थी। फहम साहेब, आका की आवाज बिल्कुल नहीं कपकपा। आपको अपने फैसले के लिए लंदन भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी। मेज पर मौजूद हर शख्स हैरत से आका को देखने लगा। फहम ने भी चौंक कर अपनी नजरें आका के चेहरे पर टिकाएं। मैं दादी जान और चौधरी चाचू से खुद बात करूंगी कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। लेकिन याद रखिएगा, आका ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया, आपने मुझे मुस्तरद नहीं किया। मैं खुद इस मर्द से पीछे हट रही हूं जो सिर्फ जाहिरी चमक दमक को देखता है और इंसान के किरदार की कोई इज्जत नहीं करता। ये कहकर आका मुड़ी और बना कोई दूसरा लफ्ज बोले वहां से चली गई। फहम चाय का कप हाथ में लिए हक्का बका उसे जाता देखता रहा। इस देहाती लड़की में इतनी अना और खुददारी होगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। आका के कड़कदार जवाब ने फहम को वक्ती तौर पर लाजवाब तो कर दिया था, लेकिन इसकी अना अब भी आसमान पर थी। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि यह महज एक जाहिल लड़की की आखिरी कोशिश थी अपनी इज्जत बचाने की। दूसरी तरफ आका ने अब रोते हुए वक्त गुजारना बंद कर दिया था।
उसने हवेली के एक कोने में पड़े पुराने संदूक को खोला, जिसमें उसकी माँ के कुछ जेवरात और उसकी अपनी जमा पूंजी रखी थी। आकाधी, ये तो क्या कर रही है? दादी जान हानपती हुई इसके कमरे में दाखिल हुई तो आका को कपड़े समेटते देखकर परेशान हो गई। आका ने दादी के हाथों को अपने हाथों में लिया और बड़ी मोहब्बत से बोली, दादी जान, मैं इस हवेली को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे शहर जाना है। पागल हो गई है तो? शहर में तेरा कौन है? और वो फहम तो नादान है, मैं इसे मिला लूंगी। दादी ने रोते हुए कहा। नहीं दादी जान, बात अब फहम साहिब की नहीं, मेरी अपनी पहचान की है। अगर मैं आज यहाँ से ना निकली तो जिंदगी भर सबकी नजरों में सिर्फ एक ही बेचारी देहाती लड़की बनकर रह जाऊंगी। मुझे पढ़ना है, मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया मेरी तालीम और मेरे हुनर को तस्लीम करे। आका की आंखों में ऊंसो तो थे, लेकिन इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। चौधरी साहब ने भी इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आका का अज़्म देखकर वो मजबूर हो गए। उन्होंने शहर में मुकीम अपनी एक बेवा बहन फुफो सोर को फ़ोन किया और आका को उनके पास भेजने का बंदोबस्त कर दिया। फुफो सोर एक नरम दिल खातून थी जो शहर में अकेली रहती थी और उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत थी। रवानगी की सुबह आका अपना छोटा सा बैग उठाए हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। फहम ऊपर बालकोनी में खड़ा हाथ में काफी का मग लिए उसे खामोशी से देख रहा था। इसके चेहरे पर अब भी एक तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो सोच रहा हो कि ये 2 दिन भी शहर में टुक नहीं पाएगी और वापस भाग आएगी। आका ने एक बार ऊपर देखा, उसकी नजरें फहम से टकराईं। इस बार आका की आंखों में ना तो कोई गल्ला था और ना ही कोई मोहब्बत। वहां सिर्फ एक अज़्म था, एक ऐसा अज़्म जो फहम के गुरूर को खाक में मिलाने के लिए काफी था। वो मुड़ी और गाड़ी में बैठ गई। लाहौर की तेज रफ्तार और चमकती दमकती जिंदगी आका के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और अंग्रेजी बोलते लोग। शुरू के चंद दिन वो सहम कर रह गई, लेकिन फुफ्फो सोर ने इसे बहुत हौसला दिया। बेटा, अगर शहर की इस भीड़ में अपनी जगह बनानी है तो पहले डरना छोड़ना होगा, फुफ्फो सोर ने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। आका ने अपने जेवरात बेचकर और फुफ्फो सोर की मदद से एक अच्छे अंग्रेजी ज़बान के इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर कोर्स में दाखिला ले लिया। इसके साथ ही इसने मैट्रिक के बाद अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई को प्राइवेट तौर पर दोबारा शुरू करने का फैसला किया। शुरू में इसका लहजा, इसका उठना बैठना और उसकी अंग्रेजी मजाक का निशाना बनती थी। देखो यार, पिंड से सीधी लाहौर आ गई है फैशन डिजाइनिंग सीखने और इंग्लिश बोलने। क्लास की कुछ मॉडर्न लड़कियां इसका मजाक उड़ाती थीं। आका उनकी बातें सुनती, लेकिन अपना सर झुकाकर दुगनी मेहनत करती। वो रातों को जाग जाग कर अंग्रेजी की किताबें पढ़ती, कंप्यूटर पर हाथ साफ करती और अपने हुलिये को आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उसने शलवार कमीज पहनना नहीं छोड़ी, लेकिन अब इसके कपड़ों के रंग, उनकी कटाई और उसके बालों का अंदाज बदल चुका था। इसकी सादगी में अब एक मॉडर्न और नफीस टच आ गया था। 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में आका ने न सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, बल्कि फैशन डिजाइनिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। अब वो गांव की वो डरी सहमी आका नहीं रही थी। अब उसकी चाल में वकार था, उसकी गुफ्तगू में बिला की रवानी और अंग्रेजी पर मुकम्मल गिरफ्त थी। दूसरी तरफ फहम अपने वालिद के बिजनेस को संभालने के लिए शहर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन वो अब भी आका से बिल्कुल बेखबर था, क्योंकि खानदान में आका का जिक्र करना दादी जान ने सख्ती से मना कर दिया था। फहम समझता था कि आका कहीं गांव के ही किसी कोने में रूद होकर दिन गुजार रही होगी। एक दिन फहम को शहर के एक बहुत बड़े फैशन शो और बिजनेस एक्सपो का इनविटेशन मिला, जहां मुल्क की उभरती हुई बिजनेस वीमेन और डिजाइनर्स को मदऊ किया गया था। फहम अपने दोस्तों के साथ हाल में दाखिल हुआ, जहां हर तरफ मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। यार फहम, आज की शाम की सबसे बड़ी सनसनी आशा ब्रांड की ओनर है।
उन्होंने सिर्फ 2 साल में फैशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। फहम के दोस्त ने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, कौन है वो? फहम ने लापरवाही से पूछा। इसी वक्त होस्ट ने माइक पर अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ आशा ब्रांड, मिस आका चौधरी। जैसे ही ये नाम फहम के कानों से टकराया, इसके हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। इसने चौंक कर स्टेज की तरफ देखा। स्टेज की तेज रोशनियों में एक इंतहाई खूबसूरत, खुदएतमाद और बावकार लड़की माइक के सामने खड़ी थी। उसने एक नफीस, हल्के पेस्टल रंग का डिजाइनर सूट पहन रखा था, कंधे पर सलीके से स्कार्फ सजा था और उसके चेहरे का तेज एतमाद देखने वालों को मबहूत कर रहा था। वो कोई और नहीं, आका थी। आका ने माइक संभाला और इंतहाई शुस्ता और रवानी से अंग्रेजी में अपनी कामयाबी की कहानी सुनाना शुरू की। फहम की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिल एक अजीब सी बेतरतीबी से धड़कने लगा। क्या यह वाकई वही लड़की थी जिसे इसने मुलाजमा कहकर मुस्तरद किया था? हाल तालियों की गूंज से लरज उठा था। आका ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और स्टेज से नीचे उतरने लगी। मीडिया के नुमाइंदे और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। वो हर एक के सवाल का जवाब इंतहाई शाइस्तगी, नफासत और रवानी से दे रही थी। फहम अपनी जगह पर जिमसा गया था। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। यार फहम, क्या कमाल की पर्सनैलिटी है इस लड़की की। वाकई ब्यूटी विद बुरीनज, फहम के दोस्त हादी ने कोहनी मारते हुए कहा। कहाँ खो गए हो? चुल्लू, मैं तुम्हें मिस आका से मिलवाता हूँ, शायद हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए कोई डील ही फाइनल हो जाए। फहम ने कुछ कहे बगैर हादी के पीछे कदम बढ़ा दिए। इसके पील जैसे मन भर के हो रहे थे। जैसे ही वो लोग आका के करीब पहुंचे, हादी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी, मिस आका। आका ने मुस्कुराते हुए रुख फेरा। जी, मैं हादी, और ये मेरे बिजनेस पार्टनर फहम चौधरी। हम आपके नए कलेक्शन से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। हादी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए तारुफ करवाया। आका की नजरें जैसे ही फहम पर पड़ी, इसकी आंखों में एक सेकंड के सो हिस्से के लिए हैरत उभरी, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद पर ऐसा काबू पाया कि फहम दंग रह गया। इसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट आई और ना ही माजी की कोई तलखी। इसने फहम को ऐसे देखा जैसे वो कोई बिल्कुल अजनबी हो। नाइस टू मेट यू, मिस्टर हादी, आका ने हादी से हाथ मिलाया। फिर उसने फहम की तरफ देखकर महज सर को हल्का सा खम दिया। मिस्टर फहम। फहम का हाथ, जो वो आगे बढ़ाने ही वाला था, हुआ में मुअल्लक रह गया। आका ने इससे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया था। मिस आका। अब फहम की ज़बान से बमुश्किल निकला। इसकी आवाज में दबी दबी घबराहट थी। जी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आका ने अपनी अब्रू उचक्काकर इंतहाई सर्द और प्रोफेशनल लहजे में पूछा। इसके इस सवाल ने फहम के अंदर जैसे कुछ तोड़ कर रख दिया। जो लड़की कभी इसके एक लफ्ज पर तड़प उठती थी, आज इसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। कबल इसके कि फहम कुछ कहता, आका के मैनेजर ने आकर उसे बताया, मैडम, अगली मीटिंग के लिए क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। शोर आका ने हादी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हादी, आप मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं, हम जरूर काम की तफसीलात पर बात करेंगे। हैव अलिफ गुड डे। उसने फहम की तरफ एक सरसरी नजर भी नहीं डाली और अपने ऊंचे सैंडल्स की टुक टुक करती आवाज के साथ वहां से रोबदार चाल चलती हुई गुजर गए। फहम बस उसे जाते हुए देखता रह गया। इसके परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू अब भी फिजा में मौजूद थी, जो फहम के हवास पर छा रही थी। इस रात फहम अपने बेडरूम में बेचैन टहल रहा था। इसने अपने कोट का बटन खोला और टाई ढीली की। इसके दिमाग में बार बार आका का वही बाएतमाद चेहरा, इसका वो अंग्रेजी बोलने का अंदाज और उसकी सर्द नजरें घूम रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने बुड़बुड़ाते हुए आईने में खुद को देखा। 2 साल में कोई इतना कैसे बदल सकता है?
वो तो एक सीधी साधी देहाती लड़की थी। इसी वक्त इसे आका के वो आखिरी अल्फाज याद आए जो उसने हवेली की नाश्ते की मेज पर कहे थे। आपने मुझे मुस्तरद नहीं किया। मैं खुद इस मर्द से पीछे हट रही हूं जो सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक को देखता है। फहम को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इसने आका को परखने में हद दर्जा नादानी दिखाई थी। इसकी अना को जो ठेस पहुंची थी वो अब एक अजीब सी कशिश और तजस्सुस में बदल रही थी। वो आका के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। अगले दिन फहम ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल किया और आका के ऑफिस का एड्रेस निकलवा लिया। वो अब खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वो सीधा आशा क्लोथिंग के हेड ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का माहौल इंतहाई मॉडर्न और प्रोफेशनल था। सर, क्या आपका मिस आका से अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने शाइस्तगी से पूछा। नहीं, लेकिन उन्हें कहीं कि फहम चौधरी आया है। वो मुझे मिलेगी, फहम ने पूरे रूप से कहा। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने अंदर बात की और फहम को जाने का इशारा किया। फहम जैसे ही आका के शानदार केबिन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि आका लैपटॉप पर कुछ फाइलें देख रही थी। उसने चश्मा लगा रखा था जिसमें वो और भी संजीदा और दिलकश लग रही थी। बैठें, मिस्टर फहम। आका ने फाइल से नजरें हटाए बगैर इशारा किया। फहम खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और उसे देखने लगा। जब आका ने अपना चश्मा उतारा और बराह रास्त उसकी आंखों में देखा तो फहम का दिल एक बार फिर बेतरतीब हुआ। फरमाइए, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई बिजनेस डील है? आका ने बात अधूरी छोड़ दी। आका, फहम ने धीमी और संजीदा आवाज में पुकारा, प्लीज ये अजनबियत का ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? आखिर हमारा बचपन का निकाह। आका के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने हाथ आपस में जोड़े और फहम की तरफ थोड़ा झुककर बोली, निकाह? मिस्टर फहम, आप शायद भूल रहे हैं। इस निकाह को तो आप 2 साल पहले ही हवेली की मेज पर बचपन का मजाक कहकर मुस्तरद कर चुके हैं। अब कौन सा निकाह और कैसी नई शुरुआत? आका, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, फहम ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा। इसकी आंखों में इस वक्त कोई गुरूर नहीं था, बल्कि एक सच्ची नदामत थी। मैंने तुम्हारी जाहिरी सादगी को देखकर तुम्हारे अंदर की इस बासलाहियत लड़की को नहीं पहचाना। लेकिन अब मैं बदल चुका हूं, मैं देख सकता हूं कि तुम कितनी खास हो। आका अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर बाहर चमकती सड़कों को देखने लगी। इसकी पुश्त फहम की तरफ थी। खास आका ने हंसते हुए रुख फेरा। मिस्टर फहम, मैं कल भी यही आका थी और आज भी यही हूं। बदला कुछ है तो वो ये माहौल, ये लिबास और मेरी ये ज़ुबान जो अब आपके मेयार के मुताबिक अंग्रेज़ी बोल सकती है। मुझे दुख इस बात का है फहम साहब कि आपको मेरी ज़ात, मेरे अखलाक या मेरे दिल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपको सिर्फ इस चमक दमक से प्यार है जो आपके स्टेटस पर पूरी उतर सके। ऐसा नहीं है आका, फहम ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन आका ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर फहम। मुझे अब निकलना होगा। बेहतर होगा कि आप अब हवेली वापस जाएं और दादी जान से कहकर इस अधूरे रिश्ते के कागजात बनवाएं, ताकि हम दोनों इफ्शल आज़ाद हो सकें। आका ने इंतहाई सर्द और कारोबारी अंदाज में फाइल उठाते हुए कहा। फहम के पास मजीद वहां रुकने का कोई जवाज नहीं था। वो एक गहरा सांस लेकर भारी कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन इसके दिल में अब एक अजीब सी जिद, एक तड़प और नादानिस्तगी में आका के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अगले चंद हफ्ते फहम के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। वो हर इस जगह पहुंच जाता जहां आका की कोई बिजनेस मीटिंग या तकरीब होती। वो दौड़ खड़ा बस उसे देखता रहता। आका की हर अदा, इसका हंसना, इसका लोगों से बात करना अब फहम के दिल पर नक्श हो रहा था।
वो लड़की जो कभी इसके लिए महज एक देहाती थी, अब इसका कल वक्ती जुनून बन चुकी थी। फहम ने अब दूसरा रास्ता अपनाया। इसने आका की फूफो सुगुर बेगम के घर जाने का फैसला किया। वो जानता था कि आका को हासिल करने का रास्ता अब उन्हीं के घर से होकर जाता है। शाम के वक्त जब फहम फूफो सुगुर के घर पहुंचा तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। फहम, तुम यहाँ? फूफो ने उसे अंदर बुलाया। फूफो, मैं आका से मुआफी मांगने आया हूँ, फहम सोफे पर बैठते हुए बोला। इसका सर झुका हुआ था। मैंने इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज आप आका को समझाएं। फूफो सुगुर ने चाय का कप मेज पर रखा और गहरा सांस लिया। फहम बेटा, जब तुमने इसे ठुकराया था, वो लड़की रातों को जाग कर रोती थी। इसने अपने खून पसीने से खुद को इस मकाम पर पहुंचाया है। आका का दिल मोम का है, लेकिन इसकी इज्जत नफस पत्थर की है। वो इतनी आसानी से तुम्हें मुआफ नहीं करेगी। इसी वक्त घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला और आका अंदर दाखिल हुई। वो दिन भर के काम से थकी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे ही इसने लाउंज में फहम को बैठे देखा, इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? आका ने अपना बैग मेज पर रखते हुए बराह रास्त पूछा। आका, मैं फूफो से मिलने आया था और फहम खड़ा हो गया। प्लीज फहम, मेरे घर और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी बंद करो, आका ने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहोगे मुझे ठुकरा दोगे और जब चाहोगे मुआफी मांगकर वापस ले आओगे? मैं कोई खिलौना नहीं हूं। मैं तुम्हें खिलौना नहीं समझ रहा आका। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। फहम ने पहली बार अपने जज्बात का सरेआम इजहार कर दिया। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। आका ने फहम की आंखों में देखा, जहां सच्चाई और तड़प साफ नजर आ रही थी। आका का दिल एक लम्हे के लिए लर्जा। पुराने जज्बात ने सर उठाया, लेकिन उसने फौरन अपनी खुददारी की ढाल आगे कर दी। मोहब्बत? आका ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई फहम साहिब। आपकी अना को ठेस पहुंची है कि एक देहाती लड़की ने आपको कैसे रद्द कर दिया। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ आपकी हितधर्मी है, और मेरी तरफ से इसका जवाब हमेशा ना ही रहेगा। ये कहकर आका अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। फहम वहीं खड़ा रह गया, लेकिन इसकी आंखों में अब हार मानने के आसार नहीं थे, बल्कि एक नया अज़्म था। अगर ये मेरी अना की जंग है आका, तो मैं ये जंग तुम्हारी मोहब्बत जीत कर ही ख़त्म करूंगा। आका ने सोचा था कि इस सख्त इनकार के बाद फहम का मर्दाना गुरूर जाग उठेगा और वो दोबारा कभी इसका रुख नहीं करेगा। लेकिन फहम अब वो पुराना मगरूर फहम नहीं रहा था। वो अब एक सच्चा आशिक बन चुका था, जो अपनी हर गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए तैयार था। अगले ही दिन से आका के ऑफिस में एक खामोश तब्दीली रूनुमा होना शुरू हुई। हर सुबह जब आका अपने केबिन में दाखिल होती, तो इसकी मेज पर संदल की खुशबू वाले फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता और साथ में एक सादा सा कार्ड रखा होता। कार्ड पर कोई बड़ी बात नहीं लिखी होती थी, बस इतना लिखा होता। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी सादगी की चमक को नहीं देखा। फहम। पहले दिन आका ने वो गुलदस्ता उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन तीसरे दिन आका ने गुलदस्ते को फेंकने के लिए हाथ उठाया तो उसके हाथ वहीं रुक गए। संदल की वही खुशबू थी जो वो हवेली में अपने लिबास पर बसाया करती थी। फहम को याद था, उसे आका की पसंद याद थी। आका ने आहिस्ता से गुलदस्ता वापस मेज पर रख दिया। कुछ ही दिनों बाद आका के ब्रांड आशाओं को फैशन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया। ये आका के करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की एक शर्त थी कि आका को मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चौधरी एंड सन्स के साथ इश्तराक करना होगा, जो कि फहम और उसके वालिद की कंपनी थी। आका ने जैसे ही फाइल पर फहम की कंपनी का नाम देखा, उसने फौरन इनकार कर दिया। मैं ये डील साइन नहीं कर सकती।
आका ने अपने मैनेजर से कहा, उन्हें कहीं कि हम किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करेंगे, लेकिन मैडम चौधरी एंड सन्स ने हमारे लिए ऐसी शराइत रखी है जो मार्केट में कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का तमाम खाम माल आधी कीमत पर देने की पेशकश की है और मुनाफा का 70% हिस्सा हमारे ब्रांड को देने का मुआहदा तैयार किया है, मैनेजर ने हैरत से बताया। ये तो बिजनेस से ज्यादा हमारे ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश लगती है। आका का दिल धक से रह गया। वो समझ गई कि ये फहम का काम है। वो गुस्से में फाइल उठाकर सीधी फहम के ऑफिस पहुंची। बगैर किसी दस्तक के आका फहम के केबिन का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई। फहम किसी क्लाइंट के साथ फ़ोन पर मसरूफ़ था। आका को अचानक अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया। आका, तुम यहाँ? फहम ने उठते हुए कहा। मिस्टर फहम, आपका ये बिजनेस माइंड अब मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? आका ने फाइल मेज पर पटकते हुए गुस्से से कहा। मुझे आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है। ये जो आप 70% मुनाफा की ऑफर दे रहे हैं, मैं जानती हूँ ये आपकी हमदर्दी हासिल करने का सस्ता तरीका है। फहम ने संजीदगी से आका की तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था। आका, ये कोई एहसान नहीं है और न ही हमदर्दी, फहम ने धीमी आवाज में कहा। ये एक खालिस बिजनेस डील है जो तुम्हारे टैलेंट के ऐन मुताबिक है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरी तरफ से कोई चाल है तो मैं इस प्रोजेक्ट के किसी भी इवेंट या मीटिंग में खुद सामने नहीं आऊंगा। मेरी जगह मेरा मैनेजर डील करेगा, लेकिन प्लीज मेरी वजह से अपने इतने बड़े करियर का नुकसान मत करो। आका इसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गई। फहम की आवाज में एक सच्ची फिक्र थी। वो अब आका की कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बल्कि इसका जीना बनना चाहता था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आका की आवाज अब कुछ धीमी पड़ गई थी। क्योंकि मैं अब तुम्हारी इज्जत नफस को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आका, फहम ने इसके करीब आते हुए कहा। इसकी नजरें आका की सुरमई आंखों में जिमी थी। तुमने अपनी पहचान खुद बनाई है, मैं तो बस इस पहचान के आगे अपना सर झुकाना चाहता हूं। आका ने धड़कते दिल के साथ नजरें झुका ले। इसके अंदर का कला जो उसने 2 साल तक नफरत और अना की दीवारों से बनाया था, अब फहम के इस बदले हुए अंदाज के सामने आहिस्ता आहिस्ता रेत की दीवार की तरह गिर रहा था। वो बना कुछ कहे तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। इसी हफ्ते हवेली से चौधरी साहब और दादी जान अचानक लाहौर पहुंचे। वो सीधे फुप्पो सगोर के घर आए। जब आका शाम को घर लौटी तो लाउंज में दादी जान को देखकर वो उनके गिले लगकर रो पड़े। मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया, दादी ने इसकी पेशानी चूमी। लेकिन अब बस कर दे। फहम अब हर लम्हा तेरी याद में तड़पता है। वो दिन रात बस तेरा ही जिक्र करता है। इसने अपनी हवेली वाले कमरे में तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं। वो सुधर गया है मेरी जान। आका खामोश रही। वो सोचने लगी कि क्या वाकई फहम को इसकी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी है। इसी रात आका के फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। आका, कल सुबह 10 बजे हमारी हवेली के पुराने नीम के दरख्त के पास तुम्हारा इंतजार रहेगा, जहां हमारा निकाह हुआ था और जहां मैंने तुम्हारी तजलील की थी। अगर तुमने मुझे मुआफ कर दिया है तो बस एक बार वहां आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं तुम्हारी मुआफी के लायक नहीं था और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। फहम। मैसेज पढ़कर आका का दिल बुरी तरह मचल उठा। अब फैसला इसके हाथ में था। क्या वो माजी की तलखी को भूल कर फहम को अपनाएगी, अपनी खुददारी के लिए हमेशा के लिए इस रिश्ता को खत्म कर देगी? सुबह का सूरज तुलू हो चुका था और फिजा में हल्की सी खुनकी थी। गांव की पुरानी हवेली के सहन में लगे इसी नीम के दरख्त के पते हुआ के दोष पर लहरा रहे थे। 12 साल पहले इसी दरख्त के नीचे उनका निकाह हुआ था और 2 साल पहले इसी जगह फहम ने आका को परखने में संग दिलाना भूल की थी।
फहम सुबह 9 बजे से ही वहां खड़ा था। उसने आज कोई महंगा 3 पीस सूट नहीं पहना था, बल्कि सफ़ेद रंग का कलफ लगा सादा कारता शलवार जेब तन किए हुए था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव के लोग पहनते हैं। इसकी आंखें बार बार हवेली के वुडी दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। हर गुजरते मिनट के साथ इसके चेहरे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 9:30 हुए, 9:45 हुए, और फिर 10 बज गए। खामोशी गहरी होती जा रही थी। फहम ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और एक गहरा सांस लेकर सर झुका लिया। इसकी आंखों के कोने नम होने लगे। शायद मैं वाकई मुआफ़ी के लायक नहीं था। इसने खुद कलामी की और मायूसी से वापसी के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा एक धीमी सी चरचराहट के साथ खुला। फहम के कदम वहीं जिम गए। इसने चौंक कर देखा। दालान से निकलकर सहन की कच्ची मिट्टी पर संदल रंग का वही खूबसूरत सूट पहने कोई आगे बढ़ रहा था। सर पर सलीके से टका हुआ दुपट्टा, सुरमई आंखों में बिला का वकार और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत जिसमें अब शहर की सलीकामंदी और खुद एतमादी की झलक भी शामिल थी। आका धीरे धीरे चलती हुई फहम के सामने आकर खड़ी हो गई। फहम उसे देखता रह गया। इसकी जुबान जैसे गुंग हो गई थी। वो आका जो फैशन शो के स्टेज पर माइक संभाल कर सैकड़ों लोगों के सामने अंग्रेजी बोलती थी, आज अपने रिवायती रंग में फहम के सामने खड़ी थी, वह सिर्फ इस फहम के लिए जिसे कभी इस सादगी से चढ़ थी। आका। फहम की आवाज गिले में फंस गई। तुम आए। मैं यहाँ आशा ब्रांड की ओनर बनकर नहीं आई, फहम, आका ने इंतहाई धीमी और मधुर आवाज में कहा। इसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक पुरसुकून एहसास था। मैं यहाँ चौधरी ताया साईं की बेटी और तुम्हारी मंसूब बनकर आई हूँ। फहम ने बना एक पिल गिनवाए आका के सामने अपने घुटने टेक दिए। इसने आका के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, जो हल्के से कांप रहे थे। मुझे मुआफ कर दो, आका। मैं बहुत नादान था जो चमकते हुए शीशे के पीछे भागता रहा और अपने पास मौजूद इस अनमोल हीरे की कदर ना कर सका जिसकी चमक मेरे पूरे वजूद को रोशन कर सकती थी। मैंने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी हया और तुम्हारा ये रूप दुनिया के हर फैशन और हर मेयार से बहुत ऊपर है। फहम की आंख से एक आंसू टपक कर आका के हाथ पर गिरा। आका का दिल पिघल गया। इसने झुककर फहम का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मुआफ कर दिया था, फहम, आका ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। अगर तुम मुझे वो ठोकर न मारते तो शायद मैं कभी खुद को न पहचान पाती। तुम्हारी इस तलखी ने मुझे जीना और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। लेकिन अब, उसने फहम की आंखों में देखा, अब मुझे अपने शौहर का वो गुरूर नहीं, बल्कि इसका वो प्यार चाहिए जो सिर्फ मेरी जात से हो। वो प्यार हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, फहम ने पूरे मान से कहा और आका के सर पर मोहब्बत से अपना हाथ रख दिया। दौर दालान में खड़ी दादी जान, चौधरी साहब और फुफ्फो सुगुर तालियां बजाते हुए बाहर निकल आए। दादी ने आगे बढ़कर दोनों की बलाएं ले और आका को गले से लगा लिया। आज हवेली की रौनक सच्ची खुशी के साथ वापस आई है, दादी ने हंसते हुए कहा। नीम के पुराने दरख्त से पत्तों की छांव इन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे वो माजी की धूल को हमेशा के लिए समेटकर उनके नए सफर का इस्तकबाल कर रही हो। आका अब एक कमजोर और मजलूम लड़की नहीं थी, वो एक कामयाब और खुददार औरत थी जिसने अपनी इज्जत नफस की जंग जीतकर अपनी मोहब्बत को भी पा लिया था, और फहम का बदला हुआ लाइफ स्टाइल अब इसकी अपनी बीवी की बदली हुई खूबसूरत शख्सियत के रंग में रंग चुका था।